नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर निर्वाचन क्षेत्र से। हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। ये विचार एक ऐसी प्रणाली की परिकल्पना करता है जिसके अंतर्गत सभी राज्यों और लोकसभा के चुनाव एक साथ संपन्न किए जाएंगे। वर्ष 1967 तक ये व्यवस्था एक नियम के रूप में स्थापित थी। हालांकि वर्ष 1967 के बाद कुछ राज्य विधानसभाओं के समय से पहले विघटन की वजह से राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के एक साथ निर्वाचन की परिस्थितियों में असमानता उत्पन्न हो गई। इस स्थिति के बाद से केंद्र और राज्यों के निर्वाचन अलग अलग संपन्न होते हैं। वर्ष 2015 में संसदीय स्थायी समिति और निर्वाचन आयोग ने इस विचार का समर्थन किया था। इसके अलावा विधि आयोग 2018 ने इसे लागू करने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन उपलब्ध करवाए थे। कई विद्वानों ने एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में कई तर्क दिए हैं, जैसे इससे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी विवाद कम होंगे और नवीन नीतियों की घोषणा में बाधा नहीं होगी। चुनाव अभियान और संचालन दोनों पर खर्च की लागत में कमी होगी। मतदाताओं की उपस्थिति को बढ़ावा मिलेगा और लंबे समय तक सुरक्षा बलों की व्यस्तता कम होगी। वहीं दूसरी तरफ इस विचार की आलोचना भी की जा रही है और इस विचार के विपक्ष में कई तर्क भी दिए जा रहे हैं, जैसे ये प्रणाली लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही को कम करती है, जबकि बार बार होने वाले चुनाव विधायकों को निरंतर सक्रिय बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से जवाबदेही में वृद्धि होती है। क्योंकि राष्ट्रीय और राज्य चुनावों से संबंधित मुद्दे विभिन्न विषयों पर आधारित होते हैं, ऐसे में एक साथ चुनाव कराने से मतदाताओं के निर्णय प्रभावित होने की संभावना होती है। इसके अलावा एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित परिचालन संबंधी व्यवहार्यता भी समस्या का विषय है, क्योंकि पहली बार साथ साथ निर्वाचन कैसे संपन्न कराए जाएं? सत्तारूढ़ दल या गठबंधन के 5 वर्ष पहले बहुमत के खत्म होने पर क्या प्रक्रिया होगी? ये कुछ मुद्दे विद्यमान हैं। अगली खबर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। नीति आयोग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उपयोजना यानी ट्राइब्स सब प्लान टीएसपी को संशोधित करने का प्रस्ताव किया है। वर्तमान समय में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति विकास कार्य योजना यानी डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड कास्ट DAPSC और अनुसूचित जनजाति घटक यानी शेड्यूल्ड ट्राइब कंपोनेंट STC का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 41 केंद्रीय मंत्रालय SC या ST कल्याण योजनाओं के लिए अपने बजट का 2 से 20% परिव्यय निर्धारित करते हैं। मंत्रालयों को लक्षित योजनाओं की पहचान करने, योजनावार धन निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। हालांकि केंद्र द्वारा निर्धारित निधि का अनुपयुक्त रीति से उपयोग किया जाता है, क्योंकि मंत्रालय अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लक्षित योजनाओं की पहचान करने में विफल रहते हैं। नीति आयोग की नई योजना अब SC या ST उपयोजना के दोनों घटकों को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक केंद्रीय कोष में शामिल करेगी। इसमें 40% धनराशि निर्धनतम SC और ST परिवारों को नकद अंतरण के रूप में भुगतान की जाएगी, अगर वे कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं, जैसे कि बच्चों को स्कूल भेजना और बच्चों का टीकाकरण करवाना आदि। ये ब्राजील के सफल बोल्सा फैमिलिया कार्यक्रम के समान है, जिसमें निम्न आय वाले परिवारों को इस शर्त पर नकद अंतरण प्राप्त होता है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। इसके साथ ही वे ये भी सुनिश्चित करते हैं कि उनके बच्चों का उपयुक्त रीति से टीकाकरण किया गया है। बची हुई 60% धनराशि अवसंरचना विकास के लिए प्रदान की जाएगी, जैसे कि पेयजल आपूर्ति, SCs या STs के लिए आवासीय विद्यालय, स्वच्छता एवं पोषण आदि। अगली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। सरकार ने संकटग्रस्त क्षेत्रों के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का ECLGS 2.0 के नाम से विस्तार किया है। दरअसल आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 2.0 कामत समिति द्वारा निर्धारित 26 संकटग्रस्त क्षेत्रों और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को वित्त पोषण प्रदान करेगी। इसमें वे क्षेत्र शामिल हैं जिनका क्रेडिट बकाया 29 फरवरी 2020 को 50 से 500 करोड़ रुपए तक दर्ज किया गया है। योजना का प्रथम संस्करण समानांतर रूप से संचालित होगा। साथ ही दोनों संस्करणों में बकाया ऋण का 20% तक किसी भी कोलेट्रल के बिना कार्यशील पूंजी के रूप में दिया जाएगा। ECLGS 2.0 को आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। इसे कई क्षेत्रों जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण प्रदान करके
कोविड-19 जनित लॉकडाउन के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट को कम करने के लिए आरंभ किया गया था। ये आर्थिक पुनरुद्धार और रोजगार को संरक्षण प्रदान करने के साथ साथ रोजगार सृजन के लिए अनुकूल परिवेश का निर्माण करने में भी योगदान देगी। आइए अब आपको बताते हैं आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 2.0 की विशेषताएं। ये ऋणों पर 1 वर्ष का अधिस्थगन यानी मोराटोरियम और पुनर्भुगतान यानी रीपेमेंट के लिए 4 वर्ष की सुविधा प्रदान करती है। ये योजना गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन सुविधा प्रदान करती है। गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन एक ऐसी ऋण व्यवस्था है जिसके अंतर्गत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी द्वारा ऋण देने वाले संस्थानों यानी बैंकों या NBFC सदस्यों को 100% गारंटी प्रदान की जाती है। अगली खबर अवसंरचना क्षेत्र से संबंधित है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक के प्रारूप को सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये विधेयक वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 1958 को प्रतिस्थापित करेगा। ये विधेयक संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे उन्नत देशों से सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करके भारतीय नौवहन परिवहन उद्योग के विकास को बढ़ावा देता है। आइए अब जानते हैं इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं। इस विधेयक में समुद्री घटनाओं के विरुद्ध समुद्र आपातकालीन प्रतिक्रिया को विनियमित करने के लिए पहली बार वैधानिक ढांचे को शामिल किया गया है। विधेयक में प्रदूषण से होने वाले नुकसान के लिए केंद्र सरकार को अनिवार्य बीमा या ऐसी अन्य वित्तीय सुरक्षा को अपरिहार्य करने की शक्ति प्रदान की गई है। मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन। मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन विनियमों के अनुरूप छोड़े गए नाविकों के प्रत्यावर्तन यानी स्वदेश भेजने के प्रावधानों में भी वृद्धि की गई है। पंजीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों को प्रदान करने के साथ साथ सामान्य व्यापार लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करता है। पोत परिवहन विधेयक में कई IMO कन्वेंशंस या प्रोटोकॉल्स जिनमें भारत एक पक्षकार है, इनको भी अपनाया गया है, जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल लायबिलिटी फॉर ऑयल पोल्यूशन डैमेज 1992। दूसरा है मार्पोल कन्वेंशन। इसे इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप 1973 के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ फिशिंग वेसल्स 1977 और चौथा है लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी फॉर मैरीटाइम क्लेम्स 1976। अगली खबर नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। प्रधानमंत्री ने व्यक्त किया है कि भारत को सौर ऊर्जा के लिए एक विनिर्माण केंद्र बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने तीसरी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो यानी रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो ग्लोबल री इन्वेस्ट के उद्घाटन के अवसर पर यह रेखांकित किया कि सौर ऊर्जा के लिए भारत की मांग वार्षिक तौर पर $20 बिलियन के बाजार का अवसर सृजित कर रही है। वैश्विक री इन्वेस्ट विश्व बैंक और अन्य लोगों के सहयोग से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो है। विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता में भारत चौथे स्थान पर है। वर्तमान में भारत की क्षमता 136 गीगावाट है, जो कुल क्षमता का 36% है। ये क्षमता सभी प्रमुख देशों में सर्वाधिक गति से बढ़ रही है। वर्ष 2022 तक नवीकरणीय क्षमता का हिस्सा बढ़कर 220 गीगावाट हो जाएगा। स्थानीय स्तर पर उत्पादित पैनलों के लिए मांग भी 3 वर्षों में 36 गीगावाट तक बढ़ जाएगी। हालांकि भारत सौर विनिर्माण क्षेत्र में चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे अल्प लागत के आयात पर अधिक निर्भरता, सौर फोटोवोल्टिक विनिर्माण श्रृंखला के विनिर्माण आधार का अभाव, एकीकृत संरचना, आधुनिक प्रौद्योगिकी और इकोनॉमी ऑफ स्केल की कमी की वजह से उत्पादन की उच्च लागत। इस वजह से विनिर्माण को समर्थन देने के लिए सरकार ने कुछ पहलों को भी आरंभ किया है, जैसे उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल्स को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रदान करना। इसके अलावा सृष्टि योजना की शुरुआत की गई। सृष्टि यानी सस्टेनेबल रूफटॉप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ इंडिया। और भारत की ऊर्जा सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पारिस्थितिक रूप से सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सौर मिशन। इसके अलावा सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए मुख्य तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें शामिल है सौर फोटोवोल्टिक। ये फोटोवोल्टिक प्रभाव पर आधारित है, जिसके द्वारा एक विशेष सामग्री से निर्मित सतह को प्रभावित करने वाले एक फोटोन द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित किया जाता है। दूसरा है संकेंद्रित सौर ऊर्जा यानी CSP। ये किसी द्रव को गर्म करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करती है। विशेष तौर पर यह जल या अन्य द्रव हो सकता है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। स्वायत्त जिला परिषद ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल
एडीसी कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों के साथ छठी अनुसूची के तहत स्थापित स्थानीय प्रशासन की संस्थाएं हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान हैं। ऐसे 10 क्षेत्र हैं, असम, मेघालय और मिजोरम, प्रत्येक में 3-3 तथा त्रिपुरा में 1 है, जो स्वायत्त जिलों के रूप में पंजीकृत है। प्रत्येक स्वायत्त जिला और प्रादेशिक परिषद में 30 से अनधिक सदस्य होते हैं, जिनमें से 4 राज्यपाल द्वारा नाम निर्दिष्ट होते हैं और बाकी सदस्यों का निर्वाचन के माध्यम से चयन किया जाता है। भारत और अमेरिकी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को क्षमा करने के लिए अपनी क्षमादान शक्तियों का प्रयोग किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास संघीय अपराधों से संबंधित दंडों को क्षमा या लघुकरण करने का संवैधानिक अधिकार है और ये बिना सीमा के प्रदत्त है और इसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। हालांकि अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करना होता है, लेकिन उसे भी दंड के संदर्भ में क्षमादान, परिहार, विराम, प्रविलंबन या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास भी क्षमादान शक्तियां हैं, लेकिन ये मृत्युदंड के मामलों तक विस्तृत नहीं है। 26 नवंबर संविधान दिवस। भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था, जो 26 नवंबर 1950 से लागू हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति संविधान सभा की 17 से अधिक समितियों में से एक थी। विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या यानी यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूडिन। आयकर ई फाइलिंग पोर्टल ने ICAI पोर्टल से सृजित यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर के सत्यापन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ पोर्टल के साथ अपना एकीकरण पूर्ण कर लिया है। ये गलत कर समीक्षा रिपोर्ट को ICAI के साथ प्रामाणिक रूप से प्रमाणित नहीं करने में सहायता करेगा। यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर चार्टर्ड अकाउंट्स द्वारा प्रमाणित साक्ष्यांकित यानी अटेस्टेड प्रत्येक दस्तावेज के लिए 18 अंकों वाली सिस्टम सृजित विशिष्ट संख्या होती है। इसका उद्देश्य फर्जी CAs द्वारा प्रमाणित जाली प्रमाण पत्रों पर रोक लगाना है। रत्न एवं आभूषण उद्योग। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने विचाराधीन शुल्कों से संबंधित रत्न एवं आभूषण उद्योग के सुझावों की जानकारी दी है। इससे पहले स्वर्ण पर आयात शुल्क में 12.5% से 4.5% और हीरे पर 7.5% से 2.5% की कटौती के लिए सुझाव दिया गया था। रत्न एवं आभूषण उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 7.5%, राष्ट्र के निर्यात में 14% का योगदान देता है और 5 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारत का रत्न एवं आभूषण क्षेत्र विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रकों में से एक है, जो वैश्विक आभूषण की खपत में 29% का योगदान देता है। शारीरिक गतिविधि पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देश। WHO ने 10 वर्षों में पहली बार शारीरिक गतिविधि पर दिशा निर्देशों को अद्यतित किया है। इसका उद्देश्य गैर संचारी रोगों के खतरे को रोकना है, क्योंकि कोविड-19 के कारण लोग अपने घरों तक ही सीमित हो गए हैं और उनकी आवाजाही अवरुद्ध हो गई है। WHO के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक आबादी के शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय होने पर एक वर्ष में 5 मिलियन लोगों की मृत्यु टाली जा सकती है। इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि सभी वयस्कों के लिए प्रति सप्ताह कम से कम 150 से 300 मिनट की मध्यम से तीव्रतम एरोबिक गतिविधि आवश्यक है। वहीं महिलाओं द्वारा गर्भावस्था और प्रसव के बाद नियमित शारीरिक गतिविधियों को बनाए रखना जरूरी है। वहीं वयस्कों द्वारा संतुलन और समन्वय अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया में घायल वन्यजीवों के लिए मोबाइल हॉस्पिटल। ऑस्ट्रेलिया में कोआला और कंगारू जैसे वन्यजीवों के घायल होने पर उनके लिए एक मोबाइल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। ये देश भर में वन्यजीव संकट के दौरान घायल हुए और पीड़ित हुए स्थानिक जानवरों का उपचार और उनका पुनर्वास करेगा। ये बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष में वन्यजीव संरक्षण में एक अभिनव समाधान है, जहां जल्द से जल्द आघातों से राहत प्रदान की जा सकती है। ये भारत में भी अपने कार्यान्वयन की संभावना उत्पन्न कर सकता है।
इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, लेकिन तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए और मास्क पहनिए। नमस्कार।